आज की हमारी ये गहरी चर्चा एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। क्या मुझे अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए या फिर दूसरों के लिए? आयन रैंड नाम की एक फिलोसोफर ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक पूरी फिलॉसफी ही बना दी, जिसे ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो शुरू होती हैं ब्रह्मांड के होने या न होने के सवाल से। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। रैंड का मानना था कि आप नैतिकता या राजनीति जैसे सवालों के जवाब तब तक नहीं दे सकती जब तक आप कुछ और बुनियादी सवालों के जवाब ना दे दें। अच्छा। आपकी भेजे गए स्रोतों में इस पूरी प्रणाली को 5 हिस्सों में बांटा गया है, एक सीढ़ी की तरह। एक सीढ़ी की तरह। हाँ, पहला पायदान है ये दुनिया असल में है क्या। दूसरा, हम इसके बारे में जानते कैसे हैं। फिर तीसरा, तो हमें करना क्या चाहिए। चौथा, हमें एक समाज में एक साथ कैसे रहना चाहिए। और आखिर में पांचवा, कला का मकसद क्या है। तो ये एक पूरी चेन है, एक सवाल दूसरे की तरफ ले जाता है। चलिए फिर पहले पायदान से ही शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ सच में है? और यहाँ रैंड एक बहुत मजेदार दावा करती हैं। वो कहती हैं कि 3 सच इतने बुनियादी हैं कि आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश में ही उन्हें सच साबित कर देते हैं। ये एक तरह का फिलोसॉफिकल चेकमेट है। हाँ, इन्हें स्वयं सिद्ध या एक्सियम्स कहा जाता है। ये वो शुरुआती बिंदु हैं जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सब कुछ इन्हीं पर टिका है। पहला है, अस्तित्व का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट्स। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ तो है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब मौजूद है। चाहे हम इसे देखें या ना देखें, चाहें या ना चाहें, ये बस है। ठीक है, ये तो काफी सीधा लगता है। दूसरा क्या है? दूसरा है चेतना, कॉन्शियसनेस। यानी हमें पता है कि कुछ मौजूद है। ये जानने की क्रिया ही चेतना है। और चेतना होने के लिए किसी ऐसी चीज का होना जरूरी है जिसके बारे में चेतना हो। तो चेतना हमेशा किसी चीज की चेतना होती है। मतलब अस्तित्व पहले आता है, चेतना बाद में उसे पहचानती है। बिल्कुल। और तीसरा? तीसरा है पहचान। आइडेंटिटी। जो कुछ भी मौजूद है उसकी एक खास प्रकृति है। ए है। एक सेब है, वो एक ही समय में केला नहीं हो सकता। हाँ, ये तो दिमाग घुमा देने वाला तर्क है। मतलब आप इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी दलील देंगे, आपको मानना पड़ेगा कि आप मौजूद हैं, अस्तित्व, आप सोच रहे हैं, चेतना, और आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका खास मतलब है। पहचान। आप तो अपने दुश्मन की हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हराने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें अजेय कहा जाता है। और यहीं से फिलॉसफी के इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा आता है। आपके नोट्स में से अस्तित्व की प्रधानता बनाम चेतना की प्रधानता कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? अस्तित्व की प्रधानता का मतलब है कि वास्तविकता प्राथमिक है। रियलिटी इज बॉस। हमारा काम उसे समझना है, बनाना नहीं। जैसे एक ज्वालामुखी फट रहा है तो आपको भागना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इच्छा है कि ये लावा रुक जाए। वास्तविकता आपकी इच्छाओं की परवाह नहीं करती। बिल्कुल। और चेतना की प्रधानता इसका ठीक उल्टा है। ये वो विचार है कि चेतना या मन वास्तविकता बनाता है या उसे कंट्रोल करता है। उसी ज्वालामुखी का सामना करने वाला कोई आदिम इंसान शायद प्रार्थना करेगा या जादू टोना करेगा, ये मानते हुए कि उसकी इच्छा हकीकत को बदल सकती है। ये चेतना के प्रधानता वाली बात आज भी बहुत सुनने को मिलती है ना? हाँ, जैसे मैनिफेस्टिंग योर रियलिटी या द सीक्रेट की बातें, ये सब इसी आइडिया के मॉडर्न रूप लगते हैं कि अगर हम कुछ सोचें या चाहें तो हकीकत बदल जाएगी। बिल्कुल। ये विचार 3 मुख्य रूपों में आता है। एक है अलौकिक, कि किसी ईश्वर ने अपनी चेतना से दुनिया बनाई। दूसरा है सामाजिक, कि समाज मिलकर सच तय करता है। जैसे अगर सब लोग मान ले कि ये सच है तो ये सच हो जाएगा। और तीसरा है व्यक्तिगत, ये मेरा सच है, वो तुम्हारा सच है। ऑब्जेक्टिविज्म इन तीनों को खारिज करता है और कहता है कि सच सिर्फ एक है और वो हमारी चेतना से स्वतंत्र है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेट हो गया। रियलिटी इज रियल एंड इट डजंट केयर अबाउट आवर फीलिंग्स। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। अगर हकीकत हमारे दिमाग से बाहर है तो हम उस तक पहुंचते कैसे? मतलब भरोसा किस पर करें? और यही दूसरा बड़ा पिलर है, हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस। ऑब्जेक्टिविज्म के लिए हमारी इंद्रियों की वैधता भी एक स्वयं सिद्ध है। आप कुछ भी साबित करना चाहें, आखिरकार आपको उसे अपनी आंखों, कानों या किसी और सेंस पर वापस लाना होगा। पर एक मिनट, क्या हमारी इंद्रियां हमें धोखा नहीं देती? जैसे रेगिस्तान में पानी दिखना या रस्सी को सांप समझ लेना। वो सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती हैं। वो आपको कच्चा डेटा देती हैं। कच्चा डेटा? हाँ,
रेगिस्तान में आपकी आंखें प्रकाश की किरणों को ही देख रही हैं, वो पानी नहीं बना रही। गलती हमारे दिमाग के निष्कर्ष में होती है, जो उस डेटा की गलत व्याख्या करता है। अच्छा, तो जैसे वो बच्चे वाला उदाहरण है जो लाल सूट और दाढ़ी वाले आदमी को देखकर चिल्लाता है, सांता क्लॉज। उसकी आंखों ने तो बस एक आदमी को देखा, सांता का लेबल तो उसके दिमाग ने लगाया। एकदम सही। इंद्रियां बताती हैं कि कुछ है, पर वो क्या है, ये पता लगाने का काम हमारे तर्क, हमारी रीजन का है। और इंसान सिर्फ इंद्रियों के डेटा पर नहीं जीता। हम अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं? क्या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है? हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। कॉन्सेप्ट बनाने की प्रक्रिया ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। एक बच्चा कई अलग-अलग मेजें देखता है, कुछ लकड़ी की, कुछ प्लास्टिक की, कुछ 4 पैरों वाली। वो इन सब में से गैर जरूरी अंतरों को हटा देता है और जो एक जरूरी चीज सब में कॉमन है, एक सपाट सतह, उसे पकड़ लेता है और उसे एक नाम दे देता है, मेज। तो ये एक तरह की मानसिक फाइलिंग सिस्टम है। इसे इकाई अर्थव्यवस्था या यूनिट इकोनॉमी कहा गया है। ये आपके कंप्यूटर की जिप फाइल जैसा है। आप हजारों अलग-अलग फोटो को हॉलिडे पिक्स नाम के एक फोल्डर में डाल देते हैं। अब आपको हजारों चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक फोल्डर का नाम याद रखना है। हमारा दिमाग शब्दों के साथ बिल्कुल यही करता है। ये हमारी चेतना पर बोझ को कम करता है। बिल्कुल, और हमें ऊंचे स्तर पर सोचने की क्षमता देता है। कौवों पर एक प्रयोग का जिक्र है, जो 3 के बाद गिनती नहीं कर पाते थे। उनकी दिमागी रैम भर जाती थी। हम इंसानों के पास कॉन्सेप्ट्स की वजह से लगभग अनलिमिटेड रैम है। लेकिन ये सोचने की प्रक्रिया, ये कॉन्सेप्ट्स बनाना, क्या ये सब अपने आप होता है? नहीं, और यही ऑब्जेक्टिविज्म का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, संकल्प या वोलिशन। इंसान के पास एक बुनियादी चुनाव होता है, सोचने का या न सोचने का, ध्यान केंद्रित करने का या दिमागी धुंध में रहने का। ये हमारा अपना चुनाव है। और जब कोई जानबूझकर सोचने से इनकार करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बचाव कहते हैं। ये एक तरह का मानसिक शटडाउन है। ये इस उम्मीद में किया जाता है कि अगर मैं इस समस्या को नहीं देखूंगा तो शायद ये है ही नहीं। ये फिर से चेतना की प्रधानता पर वापस चला जाता है। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है, एक असली दुनिया है और हमारे पास उसे समझने के लिए एक जबरदस्त टूल है, हमारा तर्क। लेकिन इसका इस्तेमाल करना या ना करना हमारी मर्जी है। यहां से हम तीसरे सवाल पर आते हैं। अब जब हम जान सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यह हमें नैतिकता यानी एथिक्स की तरफ ले जाता है। विनाशी रोबोट की कल्पना कीजिए, जिसे कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होगा। मूल्य का कॉन्सेप्ट ही तब पैदा होता है जब जीवन बनाम मृत्यु का विकल्प सामने आता है। सिर्फ एक जीवित प्राणी को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि नैतिकता का आधार जीवन ही है। हाँ, ऑब्जेक्टिविस्ट नैतिकता के लिए मूल्य का अंतिम मानक है मनुष्य का जीवन। वो चीजें अच्छी हैं जो मनुष्य के जीवन को एक सार्थक प्राणी के रूप में बढ़ावा देती हैं, और वो चीजें बुरी हैं जो उसे नष्ट करती हैं। और अगर जीवन ही मानक है तो वो सबसे बड़ा गुण या वर्च्यू क्या है जो जीवन को संभव बनाता है? वो है तर्कसंगतता, रैशनैलिटी, हकीकत को देखना, उसे समझना और उसके अनुसार काम करने की आदत। और नैतिक काम का फायदा किसे मिलना चाहिए? खुद उस व्यक्ति को। इसे तर्कसंगत स्वार्थ, रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट या ईगोइज्म का सिद्धांत कहा जाता है। एक मिनट, तर्कसंगत स्वार्थ सुनने में तो बस मतलबी होने जैसा लगता है। क्या ये स्वार्थ समाज के लिए खतरनाक नहीं है? अगर सब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि तर्कसंगत स्वार्थ का मतलब जो मन में आए वो करो नहीं है, या दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ो भी नहीं है। इसका मतलब है तर्क का इस्तेमाल करके ये पहचानना कि आपके वास्तविक दीर्घकालिक हित क्या है। इसमें उत्पादक कार्य, ईमानदारी, न्याय जैसी चीजें शामिल हैं, क्योंकि एक धोखेबाज या चोर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। तो ये एक तरह का प्रिंसिपल्ड सेल्फ इंटरेस्ट है। बिल्कुल। इसे जॉन गाल्ट की शपथ में खूबसूरती से बताया गया है। मैं अपने जीवन और उसके प्रति अपने प्रेम की शपथ खाता हूँ कि मैं कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं जीऊंगा और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से अपने लिए जीने के लिए कहूंगा। ये दो तरफा सड़क है, आत्म बलिदान और दूसरों का बलिदान, दोनों को अस्वीकार करना। सही। ठीक है, मैं ये अंतर समझ पा रहा हूँ। ये विनाशकारी स्वार्थ नहीं बल्कि उत्पादक स्वार्थ की बात हो रही है। लेकिन ये सब तो व्यक्ति के बारे में है। जब हम सब एक साथ रहते हैं तो क्या होता है? ये हमें चौथे सवाल यानी राजनीति की तरफ ले जाता है। हाँ,
राजनीतिक नैतिकता का सामाजिक स्तर पर अनुप्रयोग है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक है तो एक सही समाज को इस तथ्य का सम्मान करना चाहिए। यहीं से व्यक्तिगत अधिकारों का कॉन्सेप्ट आता है। अधिकार मतलब जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार। हाँ, लेकिन यहाँ अधिकार की परिभाषा बहुत सटीक है। अधिकार का मतलब है शारीरिक बल या जबरदस्ती से आजादी। ये दूसरों पर कोई दावा नहीं है, ये सिर्फ एक नकारात्मक दायित्व है। दूसरों को आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आजकल स्वास्थ्य का अधिकार की बहुत बात होती है, क्या वो इस परिभाषा में फिट बैठता है? इस दर्शन के अनुसार नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार का मतलब होगा कि एक डॉक्टर को आपके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या किसी और को आपके इलाज का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हाँ, ये उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। इस दृष्टिकोण में अधिकार केवल जबरदस्ती से आजादी है, दूसरों के श्रम या संपत्ति पर दावा नहीं। तो फिर सरकार का क्या काम है? अगर वो स्वास्थ्य या शिक्षा नहीं दे सकती तो उसकी जरूरत ही क्या है? सरकार की एकमात्र और जायज भूमिका इन अधिकारों की रक्षा करना है। इसके सिर्फ 3 काम हैं। बस 3? हाँ, पुलिस जो देश के अंदर अपराधियों से नागरिकों की रक्षा करती है, सेना जो बाहरी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करती है, और अदालतें जो वस्तुनिष्ठ कानूनों के आधार पर विवादों को सुलझाती हैं। सरकार एक रेफरी की तरह है, खिलाड़ी की तरह नहीं। 1 मिनट, तो स्रोत के हिसाब से सरकार का काम सिर्फ पुलिस, सेना और अदालत तक सीमित होना चाहिए? इसका मतलब है कोई सरकारी स्कूल नहीं, कोई सरकारी अस्पताल नहीं? ये तो बहुत एक्सट्रीम लगता है। हाँ, और यही इस दर्शन का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। तर्क ये है कि जब सरकार इन कामों से आगे बढ़ती है तो वो अधिकारों की रक्षक बनने के बजाय उनका उल्लंघन करने वाली बन जाती है। वो टैक्स के रूप में जबरदस्ती लोगों से पैसा लेती है। इस विचार के अनुसार एक मुक्त बाजार में निजी कंपनियां ये सभी सेवाएं ज्यादा कुशलता से और बिना जबरदस्ती के प्रदान कर सकती हैं। और इसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली को कैपिटलिज्म कहा गया है। लेज़े फेयर कैपिटलिज्म, हाँ, इसे एकमात्र नैतिक सामाजिक व्यवस्था माना जाता है क्योंकि ये तर्क और मनुष्य की प्रकृति से मेल खाती है। इसका मूल सिद्धांत है बल और मन विरोधी हैं। फोर्स एंड माइंड आर ऑपोजिट्स। आप किसी को तोप की नोक पर सोचने, आविष्कार करने या बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। एक स्वतंत्र समाज मन को बल से मुक्त रखता है। बिल्कुल। तो हमने एक पूरी यात्रा तय की है। ये शुरू हुई इस विचार से कि हकीकत असली है, फिर हमने देखा कि हम उसे तर्क से जान सकते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि हमें अपने जीवन के लिए जीना चाहिए, और अंत में एक ऐसे समाज की तस्वीर सामने आई जो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस पूरी इमारत में एक आखिरी मंजिल है, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, यानी कला का दर्शन। कला। हाँ, रैंड के लिए कला कोई मनोरंजन या सजावट की चीज नहीं है, ये इंसान के लिए गहरी जरूरत है। वो कला को तत्व मीमांसा का एक मूर्त रूप कहती हैं, अ कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? तत्व मीमांसा का मूर्त रूप? ये तो बहुत भारी भरकम लग रहा है। इसका सरल मतलब है कि कला अमूर्त विचारों को एक ठोस, महसूस की जा सकने वाली शक्ल देती है। एक कलाकार दुनिया को और उसमें इंसान की जगह को कैसे देखता है? क्या दुनिया समझने लायक है या रहस्यमयी? क्या इंसान एक हीरो बन सकता है या वो हमेशा एक लाचार प्राणी ही रहेगा? इन्हीं गहरे सवालों के अपने जवाबों को वो एक पेंटिंग, एक मूर्ति या एक कहानी में ढाल देता है। तो कला एक तरह का फिलोसॉफिकल आईना है जो हमें दिखाता है कि जीवन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर दर्शन वाकई इतिहास को चलाता है, जैसा कि ये स्रोत तर्क देते हैं, तो हम आज की कला, साहित्य और संगीत में कौन से गहरे दार्शनिक मूल्य देख सकते हैं? क्या हमारी फिल्में और गाने इंसान को एक वीर, सक्षम प्राणी के रूप में दिखाते हैं या एक टूटे हुए, असहाय शिकार के रूप में? और ये कलात्मक अभिव्यक्तियां हमारे समाज की दिशा के बारे में क्या बता रही हैं?